गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा है 5.2। आज हम करेंगे कार्यात्मक संगठन के दोष, लिमिटेशंस, कमियां। कार्यात्मक संगठन की क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष है। नंबर 1, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। कार्यात्मक संगठन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, तो वो अपने विभाग के उद्देश्यों को महत्व देता है हमेशा कि मेरे विभाग का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो संगठन का उद्देश्य निश्चित किया गया है उसकी अवहेलना हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। दूसरी कमी है अंतर विभागीय अंतर्विभागीय समन्वय में कठिनाई। अब कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत हर विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी से कार्य करता है, और अपनी मनमानी से कार्य करता है तो जो उसका विभाग है उसके अंदर तो समन्वय स्थापित हो जाता है, लेकिन जो अंतर विभागीय समन्वय है उसको स्थापित करने में कठिनाई आती है। जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विनिमय विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, इनके अंदर समन्वय स्थापित करने में आपस में बहुत ही कठिनाई आ जाती है। विभाग के अंदर तो समन्वय हो जाएगा, लेकिन जो आपस में विभाग हैं, उत्पादन विभाग है, वित्त विभाग है, इनमें समन्वय स्थापित करने में कठिनाई आ जाती है, क्योंकि हर विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी से कार्य करता है। तीसरी कमी है इसमें हितों में टकराव। हर विभागीय अध्यक्ष यही चाहता है कि मैं अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकूं। अन्य शब्दों में कहें कि हर विभागीय अध्यक्ष अपने आप को बड़ा स्थापित करना चाहता है, और इसी अहम को संतुष्ट करने के लिए, इसी अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वो अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करता है। जब से अधिक संसाधनों की मांग करेगा तो आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उनके हित आपस में टकराएंगे, इंटरेस्ट आपस में टकराएंगे। नंबर 4 कमी है संपूर्ण विकास में बाधा। संपूर्ण विकास में बाधा। कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। प्रत्येक कर्मचारी को कुल कार्य का केवल एक ही भाग सौंपा जाता है, और वो केवल उसी में ही विशेषज्ञ बन पाता है। इससे कर्मचारियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो ये थे कार्यात्मक संगठन के दोष। संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना हो जाती है, अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई आती है, हित उनके टकराते हैं, और फोर्थ, संपूर्ण विकास में बाधा आती है। अब हम करते हैं
कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। मतलब कार्यात्मक संगठन किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, कहाँ लागू किया जाता है। नंबर 1, जहाँ व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो। मतलब जहाँ पे हमारा बिजनेस का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, वहाँ पर आप कार्यात्मक संगठन अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। दूसरी उपयोगिता है जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक है। जहाँ पर स्पेशलाइजेशन नेसेसरी है, आवश्यक है। विशिष्टीकरण मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने की योग्य है उसको वही काम सौंप दिया जाए। जहाँ पे विशिष्टीकरण जरूरी है, आवश्यक है, वहाँ पर कार्यात्मक संगठन को लागू किया जा सकता है। तीसरा, जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण का मतलब है मध्य स्तर और निम्न स्तर के अधिकारियों को भी निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए, उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। नंबर 4 उपयोगिता है इसकी, जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद प्रोडक्ट बेचा जाता है। जहाँ केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसको बेचा जाता है। जहाँ पे एक ही प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब एक ही वस्तु होनी चाहिए। जहाँ पर एक ही वस्तु बेची जाएगी वहाँ पे कार्यात्मक संगठन आप लागू कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा हो गए तो कार्यात्मक संगठन लागू नहीं किया जा सकता। मतलब उपयोगिता का मतलब ये हो गया कि आप कौन सी परिस्थितियों में इसे लागू कर सकते हैं। जब व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, विशिष्टीकरण आवश्यक हो, अधिकारों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो, और जहाँ मुख्य रूप से एक ही वस्तु बेची जाए, एक ही उत्पाद बेचा जाए।